हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा जो हाई स्कूल और कॉलेजेस में चल रही है, क्लास 12th के हिस्ट्री क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th का आर्ट्स पेपर के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टोटल 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये 4 विकल्पीय है। कितना है? मतलब इसका 4 विकल्प दिया गया, जिसमें से एक सही विकल्प है और उस विकल्प को OMR शीट के ऊपर चिन्हित करना है। प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से ये भी देखना है कि इसमें टोटल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। कुल 40 प्रश्न का ही इसमें उत्तर देना होता है। हर प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर निर्धारित किया गया है। तो आइए देखते हैं किस विद्यार्थी ने कितना नंबर यहाँ से अर्जित किया। यदि आपके पास OMR है तो आप लेकर बैठ जाएंगे। OMR नहीं, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा तो आप लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी आंसर मिलेगा बिल्कुल 100 + 10% आपको आंसर राइट मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है, इब्न बतूता जो है वो किस देश का निवासी था? जी हाँ दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में यदि आप जानेंगे तो इब्न बतूता जो था मोरक्को देश का यात्री था। किस देश का यात्री था? मोरक्को देश का एक यात्री था जो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। और भी इब्न बतूता से रिलेटेड और भी यदि ऑब्जेक्टिव याद रखना चाहे तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो इब्न बतूता जो था उसने एक पुस्तक लिखी थी, रूहेला पुस्तक लिखी थी। रूहेला या रिहला भी इसको कहते हैं, जो अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब इब्न बतूता जो है मोरक्को देश के यात्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आप मिलाते चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया था? हड़प्पा शहर के जो नगर थे वो किस पद्धति से बनाया गया था? प्यारे बच्चों, हड़प्पा शहर के जो नगर थे वो इस तरह से बनाया जाता था, बिल्कुल इस तरह का बनता था। इस तरह का बनता था। हर नगर जो है वो इस तरह से बनता था। नगर जो है या नगर या घर या जो होता वो समकोण पे काटता था, बिल्कुल 90 डिग्री पे ये क्रॉस करता था। कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और इसी को उस समय ग्रिड पद्धति कहते थे। इसको क्या कहते थे? ग्रिड पद्धति कहते थे। तो ध्यान में रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा। हड़प्पा शहर में जो नगर बनाए जाते थे वो किस पद्धति से? ग्रिड पद्धति से बनाए जाते थे। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि जो नगरें होती थी वो एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटा करती थी। समकोण के ऊपर काटने को ही ग्रिड पद्धति कहा जाता है। कहता हड़प्पा वासियों को तांबा एक धातु होता था, उस समय कहां से मिला था? जी हाँ प्यारे बच्चों, राजस्थान इज राइट आंसर। राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे भी हम लोग जानते हैं राजस्थान में एक जगह खेतड़ी, याद रखिएगा, राजस्थान का खेतड़ी जो है वो ऑब्वियसली तांबे के लिए ही प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान इसका जो होगा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अपरिचित कहने का मतलब है कि उसको जानते ही नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो कांसा बिल्कुल उसको जानते थे, सोना को भी जानते थे, चांदी को भी जानते थे। प्यारे बच्चों, लोहा से वो अपरिचित थे। लोहा जो होगा राइट आंसर होगा। ऐसे भी सिंधु सभ्यता में जो धातुएं, ज्यादातर धातुएं कांसा धातु का मिलता था। ठीक है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। लोहा को वे लोग अनभिज्ञ थे, लोहा को वो लोग जानते नहीं थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन को चुनेंगे। सही कथन कौन सा हो सकता है? तो कहता है कि वहां मातृ देवी की पूजा होती, बिल्कुल मातृ देवी की पूजा होती थी। कहता वहां जुते हुए खेत का साच। जी हाँ, हड़प्पा में कालीबंगा एक जगह है, कालीबंगन या उसको कालीबंगा भी कहते हैं। कालीबंगा एक ऐसा जगह है प्यारे बच्चों जहां से
जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। और वहां शहरी जीवन, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नगरीय जीवन था। नगरीय जीवन का मतलब शहरी जीवन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, यानी सही कथन, सभी कथन इसका क्या होगा, सत्य होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा कालीन स्थल मुंडीगाक। देखिए एक नया क्वेश्चन है, मुंडीगाक कहां पे अवस्थित है ना। तो इसके लिए सी के साथ जा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान में ये जगह मुंडीगाक स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रयुक्त जो मुहरे हैं वो किस चीज की बने? हो सकता है बीच बीच में कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिखे नहीं, स्पष्ट दिखे नहीं, बिल्कुल हम आपको उसको बोल के समझा देंगे, आप समझ सकते हैं इसको। तो हड़प्पा सभ्यता प्रयुक्त मुहरे जो किस चीज की बनी होती थी? तो मुहरे जो होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। देखिए इतिहास एक जबरदस्त चैप्टर है, इतिहास पढ़ना चाहिए, है ना, खास करके आर्ट्स वाले लोगों के लिए एक इतिहास बहुत जबरदस्त। और इतिहास को पहले बच्चों समझने, याद करने और रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इतिहास को यदि कहानी के जरिए दिखा दिया जाए तो मैं आपको ओपन चला देता हूं कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है ना। तो इतिहास को यदि कहानी के रूप में यदि बताया जाए तो आपके लिए एक बेहद जरूरी हो सकता है। इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि A+B को हल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो रट लिए काम चल रहा है। इतिहास को यदि कहानी के जरिए समझ सकते हैं तो आपके लिए बेटर हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई का प्रमाण, सिंचाई है ना, सिंचाई मतलब खेत को सींचने का प्रमाण कहां से मिला था? तो वो जगह है सोर्तुगही। याद रखिएगा सोर्तुगही में सिंचाई का प्रमाण लेता और सोर्तुगही जो है अफगानिस्तान में था। कहां था? अफगानिस्तान में सोर्तुगही था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार, जी हाँ, है ना, इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता के जब क्षेत्रों का जब अंकन किया और अंकन करने के बाद जब उसका एक डायग्राम तैयार किया तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार बिल्कुल त्रिभुजाकार था। तो उसके नगरों के ऊपर जब रेखा खींची गई नक्शा के ऊपर तो बिल्कुल एकदम त्रिभुज के आकार में आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। 10 है किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी, जी हाँ, दयाराम साहनी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था और हड़प्पा का ही उत्खनन किया था 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा 1921 ईस्वी में राय बहादुर, का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस स्थल का खोज हुआ था। यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? जी हाँ, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में? तो वो न उर्दू भाषा में था और न ही अंग्रेज और न ही हिंदी, वो प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में मिला है? प्राकृत भाषा। कहता प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है? प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, रामायण जो है वो संस्कृत में है। रामायण किस भाषा में है? संस्कृत में है ना। महाभारत भी संस्कृत में है और गीता भी संस्कृत में ही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम प्रथम तमिल महाकाव्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। 13 कहता प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? जी हाँ, प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख था जिसको लिखा था हरिसेन नामक कवि ने। हरिसेन नामक कवि ने लिखवाया था और ये जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त। जी हाँ, गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त, जिसके दरबार में हरिसेन रहा करते थे और हरिसेन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख लिखवाया गया था। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा समुद्रगुप्त होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। कहता किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? जीर्णोद्धार कहने का मतलब उसको बनाया था, है ना, पुनः उसको मरम्मत करवाया था। तो याद रखिएगा सुदर्शन झील को बनाने वाला शासक कौन था? सुदर्शन झील को बनाने वाले जो शासक थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इसको मरम्मत फिर से करवाया था, है ना, शक वंश का एक प्रतापी राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन ने इसको मरम्मत करवाया था।
और इसने जूनागढ़ के अभिलेख भी रुद्रदामन नहीं लिखवाया। संस्कृत भाषा में सबसे पहला अभिलेख है जिन्होंने लिखवाया था वो कौन थे? रुद्रदामन। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार का मुखिया क्या कहलाता है? जी हाँ, परिवार के जो मुखिया होते हैं वहां पे गृहपति कहलाते थे। गृहपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? कौन नहीं जानता है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा वेद जो है वो 4 है। यहां से एक चीज और याद रखिएगा, वेदांग जो है प्यारे बच्चों 6 है ना। या महापुराणों या पुराण की संख्या जो है प्यारे बच्चों टोटल 18 है। ठीक है, और उपनिषद याद रखिएगा उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108। इसका मतलब है सी इज द राइट आंसर। वेद की संख्या टोटल कितनी है? 4 टोटल वेद है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित्र किस भाषा में लिखी गई? हर्षचरित्र की एक पुस्तक है जिसका नाम है बाणभट्ट। सॉरी, बाणभट्ट साहब ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखा था और ये लिखा गया प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा में। बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? अब यहाँ पे देखिए गुप्त लिखा हो, ये कनिष्क तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और ये चंद्रगुप्त द्वितीय तीनों गुप्त वंश के राजा थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। प्रभावती इन्हीं की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहार भूमि अनुदान किसे प्रदान किया जाता था? तो ब्राह्मणों को प्रदान किया जाता था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन यात्री ह्वेनसांग किस सदी में आया था? चीन यात्री ह्वेनसांग जो आया था वो 7वीं सदी में आया था। 7वीं सदी 645 ईसा पूर्व में वो आया था भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारियों का संघ प्यारे बच्चों क्या कहलाता? श्रेणी। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। पेरीप्लस किस भाषा? देखिए पेरीप्लस जो है एक तरह से यूनान की भाषा थी। कहां की भाषा थी? यूनान की भाषा थी। तो सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहत सिक्के किस धातु के? इसमें कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा कि आहत सिक्के चांदी के बने होते थे, लेकिन कहीं कहीं पे तांबा भी देता है। यदि यहाँ पे ए और बी है तो ए और बी दोनों के साथ जा सकते हैं, है ना। यदि तांबा नहीं रहेगा तो चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है। ऐसे आहत सिक्के चांदी के बने होते थे, लेकिन कहीं कहीं पे आहत सिक्के तांबा और भी दूसरे मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से चांदी के साथ आप जाइए, बिल्कुल सही होगा, है ना। चांदी का बना होता था आहत सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन था बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किन राजाओं ने जारी किया था? बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले राजा कौन थे? तो वो थे कुषाण शासक थे। कुषाणों ने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने उद्वाचन में किसने सबसे पहले इसको पढ़ा था? जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसने 1837 ईस्वी में, कब? 1837 ईस्वी में सबसे पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और वह जो अभिलेख था वो बिल्कुल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? और ऐसे भी हम लोग याद रहे अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने का सबसे पहला श्रेय किसे दिया गया था? जेम्स प्रिंसेप, यानी ए जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग विजय अपने शासन के किस वर्ष में की थी? देखिए घुमावदार क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग विजय अपने किस शासन में? तो याद रखिएगा 261 में कलिंग विजय जीता था। 261 ईसा पूर्व में। अब आपको यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपने शासन के किस वर्ष में? तो याद रखना पड़ेगा कि कलिंग, ये अशोक जो है गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में, है ना, ईसा पूर्व में। तो 269 में से 261 घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि अपने 8वें वर्ष में कलिंग पे क्या किया था? जीत हासिल किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आहत सिक्के का प्रयोग वाणिज्यिक क्षेत्रों में किस शताब्दी में की गई थी? जी हाँ, आहत सिक्के का प्रयोग किस शताब्दी में की गई थी, है ना। ये एक जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। आहत सिक्के का प्रयोग किस शताब्दी में की गई थी? आप 6ठी शताब्दी जा सकते हैं। ठीक है, आहत सिक्के का प्रयोग, यहाँ पे कंफ्यूजन है बट 6ठी शताब्दी होना चाहिए। 90 to 10% का चांसेस है। कुल शब्द का अभिप्राय क्या? कुल शब्द का अभिप्राय प्यारे देखिए क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। कुल शब्द का अभिप्राय परिवार होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, उससे आप कर लेंगे। एक और 29 नंबर ये भी दिखेगा नहीं। आदि पर्व किस ग्रंथ से संबंधित है? आदि पर्व, है ना। आदि पर्व ये महाभारत का पर्व है ना। टोटल महाभारत टोटल 18 पर्वों में विभाग था। कितने पर्व में?
और पहला पर्व जो था आदि पर्व था, यानी कि इसका सी जो होगा राइट आंसर होगा, महाभारत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध को क्या कहा जाता था? इसको पहले बच्चों बहिर्विवाह। वैदिक काल में जो भी व्यक्ति एक गोत्र से दूसरे गोत्र में, यानी गोत्र से अलग जब विवाह हो जाता था उसको बहिर्विवाह कहते थे। ए राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। धर्म सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन था? टोटल 8 प्रकार। 8 में प्यार बच्चों 4 वो मान्य विवाह था, याद रखिएगा। 4 विवाह जो था मान्य विवाह था और 4 विवाह जो था अमान्य विवाह। मान्य विवाह किसको कहते थे? कि जो अपने माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता की सहमति से जो विवाह होता था उसको मान्य विवाह कहते थे, और जो बिना माता पिता के आशीर्वाद या सहमति से होता था उसको अमान्य। तो टोटल कितने विवाह थे? 8 प्रकार का विवाह का प्रचलन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है ना? पुरुष सूक्त जो है वो किस वेद से संबंधित है? जी हाँ, तो ये 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, यानी किसका आंसर राइट हो जाएगा? 32 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख याद रखिएगा, कहाँ का अभिलेख है? ये मध्य प्रदेश का अभिलेख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। 34, निम्नलिखित में से कौन शूद्रक की रचना है? कौन शूद्रक? तो मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक ग्रंथ है, पुस्तक कह सकते हैं, जो शूद्रक की रचना है। देखिए बच्चों, मातंग जातक किस भाषा से संबंधित? अब यहाँ पे जातक शब्द है, याद रखिएगा। जातक शब्द किनके लिए आया है? तो महात्मा बुद्ध के लिए आया है। महात्मा बुद्ध के 550 जन्म की कहानी जातक में है। और आपको यदि जातक के बारे में याद होगा तो आपको ये भी पढ़े होंगे तो बिल्कुल ये पता होगा कि जातक जो है किस भाषा में था। पाली भाषा के परिचय ग्रंथ है, इसका मतलब हम एक के साथ जा सकते हैं। मातंग जातक पाली भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति ने बताए? मनुस्मृति ने स्त्रियों के लिए 8 प्रकार का धन को कमाने का, धन अर्जन के तरीके बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजिम निकाय। मंजिम निकाय किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, आगुंतक निकाय यदि आपको याद होगा तो उसी धर्म से संबंधित, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। कहता कुरु, कुरु जो था जनपद किनकी राजधानी थी? कुरु का मतलब कौरव होगा, है ना। कौरवों की राजधानी कहां थी प्यारे बच्चों? तो ए हस्तिनापुर इसका राइट आंसर होगा। ऐसे भी कौरव और पांडव हस्तिनापुर से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बौद्ध दर्शन से संबंधित है? देखिए, त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का 3 पिटक, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो एक में आचरण है, लेकिन यहाँ पे जो अभिधम पिटक होगा इसी में बौद्ध धर्म के दर्शन से रिलेटेड अभिधम पिटक में आपको वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 को पर आते हैं। कहता बुद्ध किस मगध नरेश के समकालीन थे? मगध नरेश, मगध राजा के। तो बुद्ध बिंबिसार के भी समकालीन थे। अशोक के समय में महात्मा बुद्ध नहीं थे। ठीक है, तो अजात शत्रु का भी समकालीन थे, यानी कि ए और सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और सी इसका राइट आंसर, आपका ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी? देखिए, शुरू में जब महात्मा बुद्ध थे, शुरू में बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन उनका एक शिष्य था, प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, और आनंद के कहने पर ही उन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म में क्या दिया था? प्रवेश दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। कहता स्तूप का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? स्तूप इस तरह का आकृति होता था, है ना। स्तूप इस तरह की आकृति होता था, मतलब इसका राइट आंसर टीला हो जाएगा। स्तूप का संबंध टीले से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध मत के पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? बौद्ध मत की जो पुरातन परंपरा के जो अनुयायी कहलाते थे वो प्यारे बच्चों सी है, थेरावादी होगा। कहता कैलाशनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? एलोरा, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोथल किस राज्य में? जी हाँ, लोथल गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था लोथल, ठीक है, वो कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऐसे भी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा, पाकिस्तान में है, तो जाहिर सी बात है ये सिंधी होगी, है ना। इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्हन ने किस ग्रंथ को लिखा था? जी हाँ, कल्हन की जो ग्रंथ है वो राज तरंगिणी पुस्तक लेखक यदि याद होगा तो बिल्कुल ये राज तरंगिणी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, थोड़ा दिखेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल देता हूं। हाथी गुम्फा में किसका अभिलेख मिला है? जी हाँ, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो राजा खारवेल से संबंधित। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म प्यार बच्चों कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध, है ना, तो कपिल वस्तु, याद रखिएगा, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी नामक स्थान पर, और ये जगह नेपाल में है। कहां पे है? नेपाल में। तो डी जो होगा राइट आंसर होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था प्यारे बच्चों? राहुल तो उनके पुत्र का नाम था, महावीर तो कहे कोई और थे, गौतम तो होगा नहीं, डी जो राइट आंसर होगा। सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। कहते जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर माने गुरु, है ना, तो कौन थे? तो सबसे अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर सबसे अंतिम तीर्थंकर हुए थे, और वो थे आपका महावीर। याद रखिएगा, भगवान महावीर जी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? यदि सुंग वंश के बारे में पढ़े होंगे तो बिल्कुल सी राइट आंसर मार्क के आएंगे। पुष्यमित्र सुंग जो थे वो सुंग वंश के क्या थे? संस्थापक थे। कहता मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? ये बिल्कुल आदि इतिहास से भी पहले चला गया, है ना, जिसको प्राक इतिहास कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो धातु प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा वो तांबा धातु था। याद रखिएगा, तांबा, ताम्र पाषाण काल की बात है। इससे पहले तो लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, आगुंतक निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी था? हम लोग तो पढ़ चुके हैं, महाजनपद टोटल 16 है, तो क्या आगुंतक निकाय में 17 थोड़ी हो जाएगा? तो 16 टोटल क्या है? महाजनपद है। कहता पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सही है? कौन सही है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आएगा? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो पुरातत्व किसको कहते हैं? पुरातत्व कहा जाता है खुदाई से जो वस्तु मिलेगा उसको पुरातत्व कहेंगे। तो क्या क्या मिलेगा? तो भग्नावशेष मिलेगा, है ना, अभिलेख भी मिलेगा और सिक्का मिलेगा, लेकिन साहित्य नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 55 का ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, साहित्य। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश का शासक था? तो यदि अशोक के बारे में पढ़े होंगे, नंद वंश, जी नहीं सर, अशोक जो था वो मौर्य वंश का एक प्रतापी राजा था। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जी नहीं, पुटलिपुत्र, जी नहीं, पावापुरी, जी नहीं, कुंडलवन में भी नहीं हुआ था। अब सोचिए कि ये चारों का आंसर गलती हो गया, तो मेरे ख्याल से लगता है ये कुंडलवन के जगह पे कुछ और होना चाहिए, नाम इसी के जैसा है। याद रखिएगा, कुंडग्राम। क्या याद रखना है? कुंडग्राम। कुंडग्राम जो था वो था किसका? महावीर का जन्म। लेकिन यहाँ पे कुंडलवन हो सकता है बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती होगा, यानी कि आप कुंडलवन को कुंडग्राम के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे कुंडलवन नहीं होगा, कुंडग्राम होगा। कहता तमिल संगम साहित्य में वेहलार किसे कहा गया है? वेहलार किसे कहा गया था तमिल साहित्य में? तो ये बड़े जमींदार जो होते थे उनको वेहलार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? याद रखिएगा, देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। देवपुत्र सही आंसर है, देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। कुषाण शासक अपने नाम के आगे किसका नाम लगाते थे? देवपुत्र कहा करते थे। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा है? प्राचीन भारत में जैन विद्वान जो थे किस भाषा में साहित्य लिखा करते थे? तो प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, प्राकृत भाषा में लिखा करते थे। किस भाषा में लिखा करते थे? प्राकृत भाषा में लिखे करते थे, अपने साहित्य को लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी किस, यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, मेसोपोटामिया लेख में वर्णित हाजा पक्षी, है ना, किस स्थल से इसका संबंधित है? तो मेसोपोटामिया हाजा पक्षी सिंधु घाटी से बताओ। इसका आंसर मेलुहा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज, है ना, यूनान का रहने वाला व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, तमिल संगम साहित्य में उल्लवर किसे कहा गया? उल्लवर कहा जाता था हलवाहा को। किसको कहा जाता था? हल चलाने वाले को उल्लवर कहा जाता था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, सफल और धनी व्यापारी क्या कहलाते थे?
सफल और धनी व्यक्ति स्वार्थभाव भी कहा जाता था, मत्स्यत्वन भी कहा जाता था, सेठी भी कहा जाता था। इनमें से सही इसका हो जाएगा, सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की मांग बहुत थी, है ना? कपड़े का भी मांग था, जड़ी बूटी का भी था, मसाले का भी मांग था। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरथुस्त्र किस देश से संबंधित है? यहाँ पर बच्चों ईरान को साथ जा सकते हैं, ईरान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अरस्तु किस देश से संबंधित है? अरस्तु एक्चुअल में यूनान के थे, सिकंदर वहीं का था, अरस्तु उनके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे, तो यूनान से अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौधेय गणराज्य कहाँ स्थित है? पंजाब और हरियाणा में। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा का ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, सातवाहन किस वर्ण के थे? अब देखिए, सातवाहन लोग किस वर्ण से बिलोंग करते थे? तो ब्राह्मण थे प्यारे बच्चों। सातवाहन शासक क्या थे? ब्राह्मण थे। अगला, देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कब हुआ था? देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था, कुषाण काल जी नहीं, सातवाहन काल जी नहीं, मौर्य काल जी नहीं, गुप्त काल में। प्यार बच्चों, गुप्त काल इसका राइट आंसर होगा, जहां पे देवगढ़ के मंदिरों का निर्माण हुआ था, है ना? तो ये 70 क्वेश्चन हो गया। आशा करते प्यार बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा का पूरा आंसर आप यहाँ से मिलाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, आबाद रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।